तो देखिए, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं इसका बेसिक आइडिया लिया था। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने देख ली थी। तो इस क्लास में सैम्पलिंग क्या होती है और सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम सैंपल पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, ये कुछ टर्म्स और ये सैम्पलिंग मेथड्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस सर। देखो, जो बिजनेस एनालिटिक्स के जो मेन टूल हम यूज करते हैं, पहला तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखो, जनरली हम क्या करते हैं, डेटा हमें कलेक्ट करना होता है, डेटा को प्रेजेंट करना होता है और डेटा को डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मीन एंड वेरिएंस। है ना, ये हमने लास्ट की क्लासेस में भी देखा था, जहां पर हमने डेटा को जैसे एक क्वेश्चनरी हमने बनाया हुआ था, है ना, जिसमें आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करना था। तो वो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, देन आप उस डेटा को प्रेजेंट करोगे, देन उस डेटा को डिस्क्राइब करोगे। अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे भाई? ऑन एन एवरेज क्या सेटिस्फेक्शन था, और उस जो भी एवरेज आपने कैलकुलेट किया है उसमें क्या वेरिएशन निकल के आया, है ना। तो आपने क्या किया, वहाँ पे मीन और वेरिएंस आप जनरली कैलकुलेट करते हो। प्रेजेंटेशन के लिए हम देखो एक्सेल का यूज करते हैं, एमएस एक्सेल की हेल्प से। एमएस एक्सेल की हेल्प से हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है। यस सर। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, और डिस्क्राइबिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ मीन और वेरिएंस। ठीक है। अब मीन और वेरिएंस की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, हम ये टूल्स यूज करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस केस में आप मीन कैलकुलेट करोगे, किस केस में मीडियन कैलकुलेट करोगे, कब मोड कैलकुलेट किया जाता है ना, कब मीन डेविएशन या कब क्वार्टाइल डेविएशन या फिर कब स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में देखो दो पार्ट में हम बात कर रहे हैं। एक तो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा सैंपल की बात कर रहे हैं। अब जब पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, दो तरह जो पॉपुलेशन है हमारी, वो बेसिकली दो पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। है ना, जैसे हमने कहा भाई कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके दो पॉसिबल केस हैं, सक्सेस एंड फेलियर। और नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। जैसे आपने सिक्का उछाला, सिक्का सपोज आपने 100 टाइम्स टॉस किया है, तो 100 टाइम्स टॉस करने पे कितने टाइम्स आपके पास हेड आया, कितने टाइम्स आपके पास टेल आया? हेड आपने कहा भाई ये सक्सेस है, टेल फेलियर हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन जो 100 ट्रायल्स की जो पॉपुलेशन है, ये 100 ट्रायल्स की पॉपुलेशन क्या हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पॉपुलेशन हेड की हो जाएगी, एक पॉपुलेशन टेल की हो जाएगी। ठीक है। यस सर। तो ये पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, हम पॉपुलेशन के बारे में कोई भी कंक्लूजन देते हैं, एंड दोज कंक्लूजन्स आर बेसिकली बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ ए सैंपल। हम जो पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स दे रहे हैं या कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं, तो वो डिसीजन क्या है, सैंपल के एनालिसिस पे बेस्ड है। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं लूं, आपने देखो घर पे कभी कोई जैसे आप सब्जी बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, उसे टेस्ट करना है कि वो अच्छी बनी है या नहीं बनी है। तो उसे टेस्ट करने के लिए आप पूरी सब्जी तो नहीं खाते हो, सिंपल एक चम्मच में एक पार्ट ले लेते हो सब्जी का, है ना। तो वो पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज ए सैंपल। तो आपने क्या किया, उस चम्मच में सब्जी ले ली और उस सब्जी को टेस्ट कर लिया, आपने देखा भाई उसमें नमक भी ठीक है, उसका टेस्ट भी ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपने कहा कि भाई पूरी सब्जी क्या है, बहुत अच्छी बनी। होता है ना, ऐसा करते हो ऐसा। यस सर। तो डेली लाइफ में हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ही यूज कर रहे होते हैं,
जहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल के एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन या डिसीजन ले लेते हैं। इसी तरह से जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो मार्केट में या कोई भी शूज खरीदने जाते हो, तो सिंपली आप क्या करते हो, उसे पूरी तरह से चेक नहीं करते हो, आप सिंपली उसके कुछ पार्ट को आप चेक करते हो। उस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी हुई है, ड्राइंग कंक्लूजन और मेकिंग डिसीजन concerning a population based only on sample data। यानी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी डिसीजन हमें लेना है, कोई भी कंक्लूजन हमें करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सैंपल के बेसिस पे उस पॉपुलेशन के लिए डिसीजन बना रहे हैं। जैसे हम सर्वे की बात कर रहे थे, तो सर्वे में हमने देखना था भाई पूरे उत्तराखंड में या पूरे हल्द्वानी रीजन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है टुवर्ड 4G सर्विसेज। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, 500 लोगों का एक सैंपल ले लिया और वो जो भी डेटा कलेक्ट हुआ उस डेटा को एनालाइज करके उसके बेसिस पे हमने क्या कर लिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। समझ में आ गया क्या है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? यस सर। हाँ। तो अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखो, तीन पार्ट मेन है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा हम कैसे सर्वे से कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जनरली हम चार्ट्स या ग्राफ्स का यूज करते हैं। और डिस्क्राइबिंग डेटा, जहाँ पे हमें डेटा को करेक्टराइज करना होता है या डिस्क्राइब करना होता है, तो वहाँ पे हम सिंपली जैसे मीन कैलकुलेट कर लिया या वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारा पार्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। समझ में आ गया होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बीच का डिफरेंस क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सैंपल की एनालिसिस करके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसे पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। तो अब जो दो टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है? तो जब हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, तो हम कह रहे हैं भाई पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ ऑल आइटम्स और इंडिविजुअल्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हमने देखा भाई, हमारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे 2000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, तो मुझे क्या करना है, उनकी हाइट का एक ऑन एन एवरेज मुझे पता करना है कि भाई कॉलेज में स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो कॉलेज है, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं, सपोज 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन की हाइट मैंने एस्टिमेट करनी है, एवरेज हाइट क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2000 स्टूडेंट को वन बाय वन तो उनकी हाइट तो मेजर नहीं करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, 100 लोगों को, 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लूँगा और उन 100 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करके एवरेज कैलकुलेट कर लूँगा। उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि भाई इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट इतनी है। किया जा सकता है इस तरह से वर्क। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। पॉपुलेशन क्लियर हो गया होगा, पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ ऑल आइटम। जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस स्टडी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंडिविजुअल उसमें इंक्लूड होंगे, टोटल लिस्ट, टोटल एग्रीगेट ऑफ यूनिट्स, दैट इज आवर पॉपुलेशन। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, तो अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी इनरोल्ड वोटर्स हैं, जैसे अगर हम हल्द्वानी रीजन की बात करें, तो हल्द्वानी रीजन में करीब करीब 1.5 लाख वोटर हैं। तो वो 1.5 लाख वोटर की जो लिस्ट होगी हमारे पास, जो वो पूरा सेट होगा, दैट इज आवर पॉपुलेशन। अब इसी तरह से ऑल पार्ट्स प्रोड्यूस टुडे, कोई मशीन है, कोई प्रोडक्शन कंपनी है, वो क्या कर रही है, कोई पार्ट्स, जैसे कार कंपनी है, वो पार्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो आज के दिन में टोटल कितने पार्ट्स प्रोड्यूस हुए, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ पार्ट। इसी तरह से टोटल कितना सेल रिसिप्ट हुआ, है ना। नवंबर मंथ की बात करें, तो नवंबर मंथ में टोटल सेल रिसिप्ट कितनी आपके पास आई, तो दैट इज आवर पॉपुलेशन। तो ये सारी क्या है, पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ ऑल आइटम। वहीं सैंपल की बात करें,
तो सैंपल इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये सैंपल क्या है? पॉपुलेशन का सबसेट है। क्लियर? सबसेट समझ में आता है? यस सर। तो इसे थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी से अगर रिलेट करना चाहें, तो प्रोबेबिलिटी में जैसे टॉसिंग ऑफ डाइस की हम बात कर रहे थे, तो टॉसिंग ऑफ डाइस में जो सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस यहाँ पे बनेगा, ये सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है? तो ये सैंपल स्पेस ही बेसिकली हमारा क्या है? एक पॉपुलेशन है। सैंपल स्पेस को हमने डिफाइन किया था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज आवर पॉपुलेशन। टोटल जो भी आउटकम्स होंगे वो हमारा क्या होगा? पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन। तो हाँ, जैसे हम यहाँ पे इवेंट की बात कर रहे थे, इवेंट में हमने सपोज एक इवेंट ले लिया ए, दैट इज गेटिंग ऑड पॉइंट। तो ऑड पॉइंट्स की बात करेंगे, तो ये सैंपल पॉइंट्स हमारे 1 3 5 इस तरह से हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या है? दिस इज ए पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन। ए इज सबसेट ऑफ एस। यस। तो एस एस इज पॉपुलेशन एंड ए इज आवर सैंपल। समझ में आ गया क्या है पॉपुलेशन और सैंपल? सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे हमने बात की भाई, हल्द्वानी में 1.5 लाख वोटर्स हैं, तो 1.5 लाख वोटर्स ये पॉपुलेशन है। वहीं जब हम अपने सर्वे में 1,000 वोटर्स को ले लें, तो दैट इज आवर पॉपुलेशन, सॉरी दैट इज आवर सैंपल ऑफ वोटर्स। इसी तरह से कुछ पार्ट हमने ले लिया, इसी तरह से 100 रिसिप्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑडिट के लिए, है ना? तो दैट इज दी सैंपल पार्ट। तो इसको एक एग्जांपल से अगर समझें, तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं भाई, पॉपुलेशन है, दिस इज A to Z, ये अल्फाबेट की पॉपुलेशन है हमारे पास। तो सैंपल में हमने क्या कर लिया? कुछ रैंडमली कुछ अल्फाबेट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो दिस इज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज ऑल अल्फाबेट्स while sample is part of the population। ओके? तो पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है, ये समझ में आ गया? यस सर। तो इसी तरह से ये पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन बाइनोमियल पॉपुलेशन हो सकती है। इसी तरह से ये पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है? अब ये बाइनोमियल पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन क्या है, अगर हम बात करें, तो बाइनोमियल पॉपुलेशन में हम क्या कर सकते हैं? इन अल्फाबेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक में हम कह लें भाई कंसोनेंट्स, और दूसरे में कह लें वोवेल्स। तो ये पॉपुलेशन क्या हो गई? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। होगा ऐसा? यस सर। तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी बाइनोमियल पॉपुलेशन। अगर हम इस तरह की स्टडी करना चाहें कि भाई हम पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, कंसोनेंट और वोवेल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दैट इज बाइनोमियल पॉपुलेशन। इसी तरह से कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल आता है। जैसे हाइट की बात हम कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हाइट की बात हम कर रहे हैं। भाई हमें क्या करना है? हाइट को एस्टिमेट करना है, हाइट को बताना है कि भाई इस कॉलेज में स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है। तो ये हो सकता है भाई, जो पॉपुलेशन है हमारे पास, सपोज 3,000 यूनिट की पॉपुलेशन है, तो 3,000 यूनिट्स का मीन, मीडियन और मोड ये अगर इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे भाई ये क्या है? हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन। क्लियर? यस सर। तो अब इसमें जो कुछ नोटेशन हम देखते हैं, तो नोटेशन के लिए हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट
कैपिटल X1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड स्टूडेंट की हाइट कैपिटल X2 से डिनोट करेंगे, और सपोज पॉपुलेशन में n यूनिट्स हैं तो इसे भी हम कैपिटल N से ही डिनोट करेंगे। ठीक है। तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल X1 फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट हो गई, कैपिटल X2 सेकेंड स्टूडेंट की हाइट हो गई, कैपिटल XN nth स्टूडेंट की हाइट हो गई। वहीं जब सैंपल की बात होगी तो सैंपल में स्मॉल लेटर से हम डिनोशन देंगे। तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट अगर सैंपल में बात करें तो ये X1 हो जाएगी, सेकेंड स्टूडेंट की हाइट ये X2 हो जाएगी, इसी तरह से nth स्टूडेंट की हाइट ये XN हो जाएगी। तो जैसे पॉपुलेशन में हमने कहा भाई हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। इसी तरह से हमने सैंपल में अगर 200 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है तो स्मॉल n इक्वल टू 200 हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। तो कैपिटल N इज नोन एज पॉपुलेशन साइज एंड स्मॉल n इज नोन एज सैंपल साइज। ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज क्या हो गया? नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए पॉपुलेशन, एंड सैंपल साइज हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए सैंपल। क्लियर? यस सर। तो ये तो हुआ पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई हम सैंपल ही क्यों कंसिडर करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता है? तो बता सकते हैं। पूरी पॉपुलेशन लेंगे तो काफी लंबा डाटा हमें निकालना पड़ेगा, और सैंपल कुछ सैंपल लेके हम एक एजम्पशन कर लेते हैं कि इतने से इतने के बीच में ये चीजें होंगी करके। जैसे जैसे हाइट मेजर कर ली, 200 बच्चों की हाइट मेजर करनी है, तो कुछ सैंपल इस पे रैंडमली सर लेके वो। सर मेरे ख्याल से हाँ क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन का पार्ट होता है, इसलिए सैंपल से वो पॉपुलेशन के पार्ट होता है, इसलिए सैंपल लेते हैं। हाँ, नहीं पार्ट तो है, बात तो वही हुई ना, वो तो डेफिनेशन हमने कर लिया भाई, पॉपुलेशन इज एग्रीगेट ऑफ यूनिट, है ना, टोटल यूनिट्स को हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, और उन यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया तो दैट इज आवर सैंपल। सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब हम सैंपल को ही एनालाइज क्यों करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज क्यों नहीं किया जाता है? आप डेली लाइफ में भी देखोगे तो डेली लाइफ में भी आप पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं करते हो, आप सिंपली एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को एनालाइज करके उसके बेसिस पे आप रिजल्ट जनरेट करते हो। होता है ना ऐसा? तो हम सैंपल को एनालाइज क्यों कर रहे हैं? तो देखो 3 पॉइंट तो यहाँ पे हमने नोट किए हुए हैं भाई। पहला है दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन ए सेंसस। सेंसस इज द टोटल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन यूनिट। सेंसस, जैसे सेंसस का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज जनगणना, अगर हिंदी में बात करें तो जनगणना। तो जनगणना में आप देखते हुए हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारी इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को इन्यूमरेट कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज सेंसस। ठीक है। तो सैंपल के एनालिसिस में क्या होगा, एक तो टाइम फैक्टर होगा। हम अगर सैंपल के एनालिसिस करें और पॉपुलेशन के एनालिसिस करें तो सैंपल के एनालिसिस में बहुत कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला फैक्टर तो हो गया भाई, सैंपल एनालिसिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा हो गया लेस कॉस्टली, कॉस्ट कम लगेगी सैंपल के एनालिसिस में। क्यों होगा ऐसा? ये 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। सर एक बार और बताना सेकंड पॉइंट। देखो आपसे कहा जाए भाई, आप स्टूडेंट्स की हाइट आपने मेजर करनी है। ठीक है। तो स्टूडेंट में आपके पास क्या है, 3000 स्टूडेंट। ठीक है। आपने बताना है भाई इन 3000 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट क्या होगा। ओके सर। हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ हम्म। पे मैं कहता हूँ भाई, आपको क्या करना है, ये एवरेज हाइट
का आपने जो एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है, ये एक टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया। मैंने कहा भाई ये आपको आज शाम 5 बजे तक इसे कंप्लीट करना है, ये मुझे एस्टिमेट बताना है। ठीक है। और दूसरा मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट की हाइट मेजर करने का आपको 5 रुपीज दिया जाएगा। ठीक है। हम्म। तो हम्म। एज ए कंपनी अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मेरी कंपनी ने आपको टास्क दिया है कि स्टूडेंट की एवरेज हाइट आपको मेजर करनी है, और आपके पास आज 5 बजे तक का ही टाइम है, और आपको हर स्टूडेंट की हाइट मेजर करने का 5 रुपीज मिलेगा। ठीक है। तो आप देखोगे भाई, एक तो यहाँ पे टाइम की रेस्ट्रिक्शन है, दूसरा कंपनी ने क्या किया है, कॉस्ट भी कंपनी क्या करना चाहेगी, मिनिमाइज करना चाहेगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करोगे यहाँ पे। ना। नो सर। आपने क्या किया, आपने कहा भाई ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 3000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने एक टारगेट बना लिया कि हम क्या करेंगे, सपोज 150 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करेंगे। ठीक है। विनय ने कहा भाई मैं क्या करूंगा, 150 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करूंगा, और आपको मैं 5 बजे तक एवरेज हाइट बता दूंगा। वहीं शुभम ने कहा कि सर मैं क्या करूंगा, मैं 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूंगा, और उनकी एवरेज हाइट आपको मैं 4 बजे तक बता दूंगा। तो कंपनी किसको सेलेक्ट करेगी इस टास्क के लिए। 150 वाले को। हम्म? सर, 150 वाले को। नहीं, 150 वाला तो देखो, 150 वाले की बात कर रहे हैं भाई, जो 150 यूनिट सैंपल में सेलेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं 5 बजे तक आपको एवरेज हाइट बता पाऊंगा, है ना। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये कॉस्ट कंपनी को कितनी पड़ेगी, 750। 150 रुपीज की पड़ेगी। ठीक है। हम्म। हम्म। वहीं दूसरा कैंडिडेट कह रहा है कि मैं आपको 4 या 3 बजे तक हाँ एवरेज हाइट तब तो, बता दूंगा, हाँ ठीक 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 ठीक। और ये कॉस्ट आपको फाइव 500 हंड्रेड रुपये पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ, सर होगा 100 ऐसा। वाले को। हाँ वो सर। भी ऐसा है, कंपनी क्या करेगी भाई, आप दोनों क्या कर रहे हो, दोनों जो है सैंपल की ही तो बात कर रहे हो, दोनों तो पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर रहे हो ना। ना। नो दोनों सर। कैंडिडेट पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम्म। लेकिन ये सारी एनालिसिस सैंपल पे बेस्ड है। तो कंपनी ने क्या कर हम्म। लिया भाई, कंपनी ने देखा कि जो 100 यूनिट का जो सैंपल है, ये हम्म। क्या कर रहा है, एक तो कॉस्ट यहाँ पे मिनिमाइज हो रही है, दूसरा ये कम से कम टाइम में हमें रिजल्ट बता रहा है। रिजल्ट ठीक है। बता रहा है। तो दो जी सर। फैक्टर हो गए भाई, सैंपल की एनालिसिस हो रही है, तो पहला तो आप देखोगे टाइम क्या होगा, सैंपल के एनालिसिस में कम लगेगा, और और कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट कॉस्ट। इफेक्टिव होगा। होगा ना ऐसा, क्यों। जी सर। और थर्ड एक फैक्टर और आ जाता है यहाँ पे, लेबर। लेबर। अब वहीं आप देखोगे भाई, 150 स्टूडेंट को आप हाइट उनकी ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, जबकि 100 स्टूडेंट की एनालाइज करने पे आपको मेहनत कम लगेगी। वहीं कम अगर लगेगी। आप 3000 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करोगे, तो वहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ज्यादा लगेगी। तो लगेगी। हमने क्या कर लिया, पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं किया, हमने क्या किया, सैंपल को एनालाइज किया। तो सैंपल को एनालाइज करने के बेसिकली 3 फैक्टर, इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो गए। पहला फैक्टर हो गया टाइम, दूसरा हो गया कॉस्ट, और तीसरा हो गया लेबर। तो इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा क्या करते हैं, सैंपल की एनालिसिस करते हैं, पॉपुलेशन की एनालिसिस नहीं की जाती है। नहीं करते। समझ में आ गया। हाँ सर, हाँ सर। बस सर। हाँ। एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, कभी कभी जो पॉपुलेशन यूनिट्स होती हैं, वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है। जैसे एक हम्म। शुरू में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई आपने, आपके घर पे सब्जी बनी है, ठीक है, आपने की मम्मी ने सब्जी बनाई, और आपसे कहा गया भाई इसे टेस्ट करो। ठीक है। तो हम्म। जो कुकर में या जो कढ़ाई में आपकी सब्जी बनी हुई है, ये हमारे लिए क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन है। ठीक है। अब आपसे टेस्ट करने के लिए कहा गया, तो आप पूरी सब्जी खा जाते हो टेस्ट करने में। नहीं सर। हाँ, आप क्या करते हो, एक चम्मच में आपने क्या कर लिया, सब्जी टेस्ट करने के लिए ले ली, चकली। यही हम्म। करते हो। सो दिस इज आवर सैंपल। सैंपल।
हुआ ऐसा? हम्म। ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स आपने जनरेट किए, दैट इज द पार्ट ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। आपने सैंपल अपने समझ में सब्जी ले ली और उस सब्जी हम्म। को टेस्ट करके आपने बता लिया कि हाँ भाई सब्जी बहुत अच्छी बनी है। होता है हम्म। ऐसा, यही करते हो ना? हाँ सर। तो पॉपुलेशन और सैंपल ये समझ में आ गया। और ये भी हमें समझ में आ गया भाई, टाइम, कॉस्ट और लेबर की वजह से हम क्या करते हैं, जनरली सैंपल के एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। तो एक और हम्म। फोर्थ फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, जब पॉपुलेशन हमारी क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि भाई जब आप पॉपुलेशन यूनिट को ऑब्जर्व कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो इंस्पेक्शन के बाद क्या हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। ठीक है। तो हाँ उस सर। केस में भी आप क्या करते हो, सैंपल को प्रेफर करते हो। उस केस में भी हम क्या करेंगे, सैंपल को प्रेफर करेंगे। अब इसे ध्यान से समझना। जैसे आपसे कहा गया कि भाई कुछ कैंडल्स हैं, है ना, मोमबत्तियां हैं। अब किसी कंपनी ने मोमबत्तियां प्रोड्यूस की हैं, सपोज उसने 3000 कैंडल्स प्रोड्यूस की हैं। अब उसे उन कैंडल्स की क्वालिटी चेक करनी है। ठीक। तो कैंडल्स की क्वालिटी चेक करने के लिए आपने देखना है कि भाई ऑन एन एवरेज वो कैंडल्स कितनी देर तक जलती हैं। ठीक है। वो मोमबत्तियां ऑन एन एवरेज कितनी देर तक जलती हैं, ये आपने चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या 3000 कैंडल्स आप जला के चेक करोगे? नहीं सर। क्यों नहीं नो सर। करोगे? क्योंकि जब आप पहली कैंडल को चेक करोगे, तो चेक करने के लिए उसे आपको क्या करना होगा, जलाना होगा, है ना। तो हम्म। वो ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि भाई वो 1 घंटा जली, है ना। हम्म। तो वो ऑब्जर्वेशन में क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। हम्म। हुआ ऐसा? हम्म। तो उस यूनिट का नेचर क्या है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है। तो यस सर। उस केस में भी हम क्या करते हैं, हमेशा सैंपल को कंसिडर करते हैं। ठीक है। जब हम्म। पॉपुलेशन डिस्ट्रक्टिव है, तो हम क्या करते हैं, सैंपल को प्रेफर करते हैं। तो 4 फैक्टर हो गए। मेनली तो 3 फैक्टर हैं, टाइम, कॉस्ट एंड लेबर। चौथा फैक्टर आ जाएगा, जब भाई पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रक्टिव है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, सैंपल की एनालिसिस करते हैं। क्लियर हो गया क्यों हम हाँ सर। सैंपल कंसिडर करते हैं? हाँ सर। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी भाई, चलो सैंपल तो हमने ले लिया, हम सैंपल की ही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हम सैंपल के बेसिस पे ही रिजल्ट्स जनरेट करेंगे, पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं करेंगे। तो जो सैंपल के बेसिस पे आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, उनकी रिलायबिलिटी क्या होगी, वो कितने रिलायबल होंगे, है ना। प्रॉब्लम तो हाँ। यही आई, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपसे कहा कि भाई कोई कंपनी है जो कॉलेज स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को चेक करना चाह रही है कि एवरेज हाइट क्या है। तो यहाँ पे दो सैंपल हम कंसिडर कर रहे हैं। एक हमारे पास 150 यूनिट का सैंपल है, एक 100 यूनिट का सैंपल है। ठीक है। तो कौन सा सैंपल यहाँ पे रिलायबल होगा? प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी यहाँ पे, क्यों? यस सर। या ब्लाइंडली आप कह दोगे भाई, कंपनी ये कह देगी भाई हाँ 100 यूनिट है, इसमें हमें कॉस्ट भी कम पड़ रही है और ये टाइम भी कम लग रहा है ना। तो हम 100 यूनिट वाले सैंपल को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या हम्म। ऐसा करेंगे? कौन सा सैंपल यहाँ पे रिलायबल है? जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। नहीं, अच्छा रिजल्ट से क्या मीनिंग है? हम्म? कि सर वो मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैच कर रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। हाँ, तो उसकी बात हम कर रहे हैं ना कि वो रिजल्ट प्रिसाइज है या नहीं है ना। हाँ। अब देखो यहाँ पे दो टर्म आती है, एक आता है एक्यूरेसी, दूसरा आता है प्रिसीजन। ठीक है। एक्यूरेसी का तो मतलब हो गया भाई एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, प्रिसीजन का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट वो वैल्यू उसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो वैल्यू प्रिसाइज है या नहीं है। हम्म। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा प्रिसीजन की ही बात होती है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हम जनरेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स मोस्टली हम सैंपल पे बेस्ड हम उसे जनरेट कर रहे हैं, सैंपल के एनालिसिस पे बेस्ड हम जनरेट कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट्स हमेशा होंगे, इसका हम प्रिसीजन देखेंगे कि प्रिसीजन इसका हाई है या लो है। तो लो है। प्रिसीजन जितना हाई होगा, वो रिजल्ट्स उतने ही क्या होंगे, रिलायबल होंगे। क्लियर?
तो ये समझ में आया सबको? हाँ सर। तो अब देखो, सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन से, तो हमें ये भी देखना है कि वो सैंपल रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, उसका प्रिसीजन हमारा सही है या नहीं है। तो इसे देखने हम्म। के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ टेक्निक्स देखनी होंगी, जिसमें हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। तो वो सैंपल क्या होना चाहिए, उस पॉपुलेशन का एक वेल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो सैंपल उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब जैसे हम्म। हमने अभी बात की कि भाई स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट मेजर करनी है, और एक कैंडिडेट ने 150 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है, एक ने 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है। ठीक है। अब हम्म। ये सैंपल इस तरह का ले लिया भाई, एक स्टूडेंट जो था, जो फर्स्ट कैंडिडेट था, फर्स्ट कैंडिडेट ने 150 स्टूडेंट्स लिए, लेकिन ये 150 स्टूडेंट्स सारे के सारे कहाँ से ले लिए उसने, यूजी क्लासेस से ले लिए। जबकि जिसने हम्म। 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, सॉरी इसको ऐसे समझ लो भाई, जिसने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, इसने तो सारे यूजी क्लासेस से सेलेक्ट किए हैं। जबकि जिसने हम्म। 150 स्टूडेंट्स अपने सैंपल में सेलेक्ट किए हैं, इसने यूजी क्लासेस से भी लिए हैं और पीजी पीजी क्लासेस क्लासेस। से भी स्टूडेंट्स लिए हैं। ठीक ठीक। ठीक है। तो अब हम्म। ये कौन सा सैंपल यहाँ पे रिलायबल होगा? सर 150 वाला। 150 यूनिट वाला सैंपल रिलायबल हो जाएगा, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 100 स्टूडेंट्स की हाइट की बात करेंगे, तो ये यूजी स्टूडेंट्स ही यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन हम देख हम्म। रहे हैं भाई, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन में यूजी स्टूडेंट्स भी हैं और और पीजी पीजी स्टूडेंट, स्टूडेंट में। है ना ऐसा? हाँ सर। क्यों? तो हमें क्या करना ठीक है। चाहिए था, पहले हमें पूरे पॉपुलेशन को देखना चाहिए था कि वो पॉपुलेशन किस तरह की है, उसमें किस तरह की यूनिट्स हैं। उसके बेसिस पे हमें सैंपल डिसाइड करना चाहिए था, है ना? तो ये डिसीजन हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, कि कैसे हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया क्या है सैम्पलिंग टेक्निक का रोल? यस जी सर। सर। ठीक। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में मेनली हम दो तरह से सैम्पलिंग करते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया भाई। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे सैंपल सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, दैट टेक्निक, दोज टेक्निक्स आर नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। और जहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है ना, तो हम अपने जजमेंट के बेसिस पे या अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे हम सैंपल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो दो सैम्पलिंग टेक्निक्स आर नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझ में आ गया क्या है सैम्पलिंग टेक्निक? दो तरह की होंगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है। सर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स का कोई बता दीजिए एग्जांपल। हाँ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे जजमेंट की हमने बात की, ठीक है, हाँ। जजमेंट के बेसिस पे जैसे हमने देखा भाई, कॉलेज में दो तरह की कैटेगरीज हैं, यूजी एंड पीजी। तो पीजी। आपने क्या किया, कुछ स्टूडेंट यूजी से सेलेक्ट कर लिए, कुछ पीजी से सेलेक्ट कर लिए। तो ये सिंपली आपके जजमेंट पे आपने देखा ना, आपने हम्म। जज किया पॉपुलेशन को कि भाई पॉपुलेशन में दो तरह की कैटेगरीज हैं, यूजी स्टूडेंट्स भी हैं और पीजी स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपने क्या किया, 150 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट आपने पीजी से ले लिए, 100 यूजी से ले लिए। समझ में आ गया? हम्म। हम्म। दूसरा कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में जैसे ये 100 यूनिट वाले ने किया भाई, यूजी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया, है ना? इसने देखा यार पीजी वाले तो कॉलेज में आ नहीं रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, यूजी स्टूडेंट को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कन्वीनियंट हो हम्म। गया, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसने सैंपल सेलेक्ट कर लिया। क्यों? हम्म। हम्म। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है। नहीं सर। प्रोबेबिलिटी हमने कहीं इंट्रोड्यूस नहीं की, कोई चांस हमने किसी को नहीं दिया, कोई इक्वल चांस नहीं दिया, कोई अनइक्वल चांस नहीं दिया, कि हमने ये हम्म। नहीं कहा भाई इसको सिलेक्शन का चांस इतना है, इस यूनिट के सिलेक्शन का हम्म। चांस इतना है। सिंपली हमने जजमेंट बनाया कि हाँ भाई पॉपुलेशन में दो कैटेगरीज हैं, यूजी एंड पीजी। तो मैं कुछ हम्म। स्टूडेंट यूजी से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ पीजी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जजमेंट सैम्पलिंग हो गई। वहीं मैंने देखा भाई पीजी स्टूडेंट्स तो अवेलेबल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हम्म। हूँ, यूजी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 100 स्टूडेंट कोई भी मैंने यूजी स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए।
तो ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दो कैटेगरीज हो गई, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंस। ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर, इन तो दोनों में हाँ, से जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल और प्रोबेबिलिटी सैंपल, इनमें से सबसे बेटर रिजल्ट कौन देता है इन दोनों में से? वो वन बाय वन अभी हम देखेंगे। ठीक है। हम्म। तो अब देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो हम कभी कभी ही यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन इन्वेस्टिगेटर पे। किस तरह का है, जो इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है, जो स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, ये उस पर हम्म। डिपेंड करता है। अगर वो वेल क्वालिफाइड है, उसको अच्छी नॉलेज है, तो जजमेंट सैम्पलिंग भी अच्छे रिजल्ट दे सकती है और कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। लेकिन अगर उसे नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जजमेंट सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग बायस्ड रिजल्ट देगी। होगा ऐसा, हम्म। जैसे इस केस में 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स में यूजी स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, तो ये क्या करेगा, अंडर एस्टिमेट करेगा हाइट को। आपने एवरेज हाइट कैलकुलेट कर ली है 100 स्टूडेंट की, और ये एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर आ रही है, जबकि हो सकता है एक्चुअल में पॉपुलेशन की एवरेज हाइट क्या हो, 160 सेंटीमीटर हो। है ना, क्योंकि यूजी स्टूडेंट सेलेक्ट किए तो उनकी हाइट क्या आएगी, कम ही आएगी। तो ये अंडर हम्म। एस्टिमेट कर रहा है। इसी तरह से जिसने जजमेंट सैम्पलिंग यूज करके यूजी और पीजी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं की, उसने कहा भाई हम 100 यूजी स्टूडेंट सेलेक्ट करिए और 50 उसने पीजी स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए सीधे सीधे। ठीक है, उसने ये रेशियो नहीं देखा कि पॉपुलेशन में एक्चुअल में क्या रेशियो है। ठीक है, हम्म। क्या 1:2 का रेशियो है या नहीं है। ठीक है, या 10:5 का रेशियो है या नहीं है, उसने ये नहीं। नहीं देखा। उसने सिंपली 100 स्टूडेंट या 120 स्टूडेंट यूजी के सेलेक्ट कर लिए, 30 स्टूडेंट पीजी के सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे भी ये रिजल्ट क्या हो सकता है, ये ओवर एस्टिमेट कर सकता है या अंडर एस्टिमेट बायस कर में। सकता है। ठीक है, हम्म। तो ये डिपेंड करता है। तो अब जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो चार कैटेगरीज में सैम्पलिंग टेक्निक्स यहाँ पे आती हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड इज सिस्टमेटिक एंड फोर्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो वन बाय वन इसे हम डिस्कस करते हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। ठीक। ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी हम कहते हैं। तो ये चार तरह की हो गई। ठीक है, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। तो ये क्लियर हो गया। आइटम्स ऑफ द सैंपल आर चूजन बेस्ड ऑन नोन और कैलकुलेबल प्रोबेबिलिटीज। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो फर्स्ट यहाँ पे सैम्पलिंग है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम कहेंगे भाई ईच एंड एवरी यूनिट हैज सेम चांस ऑफ सेलेक्शन। अगर हम क्या कर दें, पॉपुलेशन में हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस इक्वल कर दें, सेम कर दें, तो दैट सैम्पलिंग टेक्निक इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब ये करेंगे कैसे, ये समझ में आया? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? हाँ सर। पॉपुलेशन में हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस क्या है, इक्वल है। सेम है। जैसे आपके पास सपोज 100 यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में, और आपको सैंपल में सपोज 15 यूनिट्स सेलेक्ट करनी। तो हम देखेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस अगर हम सेम कर दें। ठीक है, सेम का मतलब है भाई हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस क्या है, 1 1/100 बाय है। 2। ठीक है, तो ये इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक क्या हो जाएगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हो जाएगी। तो जनरली जो सैम्पलिंग हम यहाँ पे करते हैं, ये लॉटरी सिस्टम से हम करते हैं। जैसे आप देखते हो भाई, कोई कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में किसी को विनर आपने बनाना होता है, तो आप देखते हो एक बॉक्स में आपने क्या कर लिया। अब जैसे यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन करना चाहें, 100 में से 15 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 स्टूडेंट्स के नेम की चिट्स एक बॉक्स में हमने रख ली। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनका। ठीक है, हाँ सर। तो जब हम यहाँ से पहला स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, यानी पहला पर्चा हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्शन का चांस क्या होगा,
1/100 होगा। तो हर पर्ची के सिलेक्शन का चांस क्या है यहाँ पे, वन अपॉन वन बाई हंड्रेड है। हंड्रेड। हर हम्म। स्टूडेंट के सिलेक्शन का चांस क्या है, 1/100 है। 100। ठीक है। तो इस तरह की सैम्पलिंग ये हो जाएगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आ गया, हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस क्या है, इक्वल है, सेम। क्लियर। हाँ सर। अब जो सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन दो तरह से हो सकता है, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब ये क्या होता है, अब विद रिप्लेसमेंट में देखो, हमने जैसे पहला स्टूडेंट सेलेक्ट किया, उसको ऑब्जर्व किया, जो भी ऑब्जर्वेशन हमें करना था, जैसे सपोज उसकी हाइट मेजर करनी थी, उसका वेट मेजर करना था, या उसका कोई परसेप्शन हमने लेना था, ठीक है, वो हमने कर लिया और उसे वापस पॉपुलेशन में पुट कर दिया। ठीक है। तो ये सैम्पलिंग कहलाएगी विद रिप्लेसमेंट। हम्म। समझ में आया। हाँ सर। और वहीं हमने क्या किया भाई, सेकंड केस हो सकता है कि हमने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, उसको ऑब्जर्व किया और उसे पॉपुलेशन से फिर हटा दिया, उसे पॉपुलेशन में नहीं रखा। अब हम देखेंगे भाई हमारी पॉपुलेशन में क्या हो गई है, 99 यूनिट हो गई है। लेकिन जब हम हम्म। अगले स्टूडेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो फिर से हर स्टूडेंट के सिलेक्शन का चांस क्या होगा, सेम होगा। हम्म। होगा ऐसा, कितना होगा, हाँ वन सर। अपॉन 99। 99। ठीक है। तो फिर हमने वो स्टूडेंट भी हटा दिया। अब हम देख रहे हैं भाई, हम हमारे पास क्या है, 98 स्टूडेंट है। फिर से हम थर्ड स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, तो इसके भी सिलेक्शन का चांस, यहाँ पे हर स्टूडेंट के सिलेक्शन का चांस क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, 1/98। 1/98। हाँ सर। समझ में आ गया। हाँ सर। तो यस सर। हर सिलेक्शन में चांस क्या है, सेम है, लेकिन हम यूनिट्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। पॉपुलेशन में यूनिट्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। क्लियर हो गया। हाँ सर। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये समझ में आ गया होगा सबके। हाँ सर। तो अब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम यूज करते हैं, यहाँ पे ये अजम्पशन होता है कि भाई जो पॉपुलेशन है वो क्या है, होमोजीनियस, एक जैसी है। ठीक है। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है, तभी हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे। समझ में आया। हाँ सर। होमोजीनियस समझ में आता है ना, सारी यूनिट्स क्या है, एक जैसी हैं। ठीक है ठीक सर। है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हमने देखा भाई कॉलेज स्टूडेंट्स में क्या है, सिर्फ मेल्स ही मेल्स हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स में सिर्फ फीमेल्स ही फीमेल्स हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स में सिर्फ यूजी क्लासेस में ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो एक जैसी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी। अब पॉपुलेशन मोस्टली प्रैक्टिकली हम देखें तो हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है। पॉपुलेशन मोस्टली हम देखते हैं क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। जैसे एक एग्जांपल हम कंसिडर करें भाई, उत्तराखंड में हमें क्या करना है, क्रॉप यील्ड एस्टिमेट करनी। ठीक है। उत्तराखंड में हमें क्रॉप यील्ड एस्टिमेट करनी है। तो हम देख रहे हैं भाई हमारे पास 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब रैंडम सिलेक्शन कैसे करना है आपको पता है भाई, 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो आप हर डिस्ट्रिक्ट को तो एनालाइज नहीं करने जाओगे, जैसे फिर ब्लॉक्स की बात आएगी, है ना, 13 डिस्ट्रिक्ट में भी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो बहुत सारे ब्लॉक्स हो जाएंगे। फिर अगर विलेजेस की बात करेंगे तो बहुत सारे विलेजेस हो जाएंगे, है ना। तो रैंडमली आपने कहा भाई 13 डिस्ट्रिक्ट में से आप क्या करोगे, 4 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से क्रॉप यील्ड का एवरेज निकाल के उत्तराखंड स्टेट की क्रॉप यील्ड आप बता दोगे भाई, और एवरेज क्रॉप यील्ड कितनी। ठीक है, यही करेंगे। हाँ सर। क्यों। हाँ सर। तो क्या यहाँ पे रैंडमली आप 4 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ सर, कर सकते हैं। तो उससे जो एस्टिमेट निकल के आएगा क्रॉप यील्ड का, वो सही आएगा या नहीं आएगा। सही आएगा सर। हम्म? अब सपोज करिए जो 4 डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किए, वो सारे के सारे हिल एरिया से सेलेक्ट हो गए।
ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, अगर आप है सर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करोगे तो? हम्म। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन का चांस क्या है, सेम है। सेम है। तो हमने देखा, हमने 13 पर्चियां बनाई, और 13 पर्चियों में से जो 4 पर्चियां हमने सेलेक्ट की रैंडमली, वो 4 की 4 क्या आ गई, हिल एरिया के डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो क्या इस केस हम्म। में क्रॉप यील्ड का एस्टिमेट सही आएगा? नहीं सर। हम्म? नहीं आएगा ना। ना। हाँ। तो क्या करेंगे यहाँ पर, किस तरह से सैम्पलिंग करेंगे कि हमारा एस्टिमेट बेस्ट आए? ठीक है। तो तरीका यही है भाई, हमें पता है कि जो उत्तराखंड का जियोग्राफिक कंडीशन है, जियोग्राफिक कंडीशन में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। पहला हिल्स, दूसरा सेमी हिल, और तीसरा प्लेन। प्लेन। होता है सब? हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 13 डिस्ट्रिक्ट को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा भाई, हिल्स में 6 डिस्ट्रिक्ट आ गए, या 4 डिस्ट्रिक्ट आ गए। ठीक है। हाँ। सेमी हिल्स में, प्लेन्स में 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए, और सेमी हिल्स में सपोज 6 डिस्ट्रिक्ट आ गए। हुआ ऐसा? हम्म। हाँ। क्यों? हाँ सर। या इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये सपोज प्लेन्स में 2 डिस्ट्रिक्ट है, सेमी हिल्स में 6 हैं, और हिल्स में सपोज 5। ठीक। हम्म। तो आपने क्या किया, जो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस थी, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को पहले होमोजीनियस पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हुआ ऐसा? हम्म। अब ये जो 5 हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है, ये एक जैसे ही होंगे। 6 सेमी हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये एक जैसे ही होंगे। 2 प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट है, ये एक जैसे होंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? हाँ सर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनियस है, उसे डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ये सब ग्रुप क्या होंगे, एक जैसे होंगे, होमोजीनियस। क्लियर? दीज सब यस सर। ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्रेटा। दीज सब ग्रुप्स आर स्ट्रेटाफाइड। नोन एज स्ट्रेटा। तो ये 3 स्ट्रेटा यहाँ पे हो गए। पहला हिल्स का स्ट्रेटा, दूसरा सेमी हिल्स का स्ट्रेटा, तीसरा प्लेन का। क्लियर? जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हिल्स के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। हम्म। तो मैंने क्या हम्म। किया, हिल्स में से अब मुझे क्या करना था, 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने थे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, या सपोज 5 डिस्ट्रिक्ट मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो 5 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, हिल्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, सेमी हिल्स में से हम्म। 2 सेलेक्ट कर लिए, प्लेन्स में से एक सेलेक्ट कर एक लिया, कटा। विद द हेल्प ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आया? जी सर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, उसे होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है। दो होमोजीनियस ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्रेटा। देन उन स्ट्रेटा में मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करके अपने यूनिट्स सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो भी डिजायर्ड यूनिट्स हैं। जैसे यहाँ पे मुझे सैंपल में 5 यूनिट सेलेक्ट करनी थी, तो पहले मैंने हम्म। क्या किया, 13 डिस्ट्रिक्ट को 3 होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, हिल्स, सेमी हिल्स एंड प्लेन्स। अब मुझे प्लेन। पता चला हिल्स में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 5 में से मैंने रैंडमली 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। 6 में से रैंडमली 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, और 2 में से रैंडमली एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हो गए 5। क्यों? हाँ सर। अब जो एस्टिमेट आएगा वो बेटर होगा। जी सर। तो दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। समझ में आया? हम्म। हाँ सर। तो ये कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक एग्जांपल में हम कंसिडर कर रहे हैं, ये कोई पॉपुलेशन है। ठीक है। अब ये पॉपुलेशन को हमने क्या किया है, इनके बैकग्राउंड के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। ये बैकग्राउंड कोई भी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक। तो इस पॉपुलेशन को हमने जैसे जियोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे इसे हमने डिवाइड कर लिया, जैसे स्टूडेंट की ही पॉपुलेशन है। ठीक है। तो मुझे पता करना है भाई, हल्द्वानी से कॉलेज में सॉरी, हल्द्वानी से कॉलेज में कितना परसेंट स्टूडेंट आता है। ठीक है। या
डिफरेंट रीजन से क्या क्या परसेंट रहता है स्टूडेंट का कॉलेज में आने वालों का, ठीक है। तो उसे पता जी सर। करने के लिए मैंने बैकग्राउंड स्टडी की, तो मुझे पता चला भाई कॉलेज में कुछ स्टूडेंट हॉस्टल से आते हैं, कुछ स्टूडेंट हल्द्वानी से आते हैं, कुछ रामनगर से आते हैं, कुछ रुद्रपुर से आते हैं, ठीक है। चार तरह की जी सर। कैटेगरीज मुझे पता चली, तो पहले मैंने क्या कर लिया, उन स्टूडेंट्स को ग्रुप वाइज चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया। हाँ सर। पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस थी, पहले मैंने उसे डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अब चार ग्रुप हो गए। अब फर्स्ट ग्रुप से उसका साइज देख के, उसमें जैसे फर्स्ट ग्रुप में मैंने देखा भाई इसका साइज N1 है, सेकंड ग्रुप का साइज N2 है, थर्ड का N3 है, फोर्थ का N4 है। तो यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन में यूनिट्स हैं वो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, यही होगा। जी सर। जैसे इस केस में था N = 13 था, तो हिल्स में N1 ये 5 यूनिट्स थी, सेमी हिल्स में 6 यूनिट्स थी, और प्लेन्स में 2 यूनिट्स थी। समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो मैंने क्या किया, एक सैंपल यहाँ से ले लिया N1 यूनिट का, एक सैंपल यहाँ से ले लिया N2 यूनिट का, एक सैंपल थर्ड सब पॉपुलेशन से ले लिया N3 यूनिट का, और एक फोर्थ सब पॉपुलेशन से ले लिया N4 यूनिट का। तो जो टोटल सैंपल साइज बना N इज N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ये समझ में आ गया। हाँ सर। क्यों। तो दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। इसी तरह से जब हम देख रहे हैं भाई, कॉलेज में हाइट की बात हम कर रहे थे, तो हमने देखा भाई दो कैटेगरीज में स्टूडेंट हैं, यूजी और पीजी। तो पहले पीजी। आपने क्या किया, पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड कर दिया। आपने यूजी के स्टूडेंट्स अलग कंसिडर कर लिए, पीजी के स्टूडेंट अलग कंसिडर कर लिए। आपने ऑफिस से लिस्ट देखी, तो जो टोटल आपने देखा भाई, टोटल हमारे पास 3000 स्टूडेंट हैं। तो 3000 स्टूडेंट में से आपने देखा यूजी में 2000 स्टूडेंट्स हैं, और पीजी में 1000। 1000 स्टूडेंट हैं। समझ में आया। हाँ सर। तो अब आपने क्या करना है, अब सपोज सैंपल आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सैंपल आपने सेलेक्ट किया सपोज 100 यूनिट का, ठीक है। 100 यूनिट का सैंपल आपने सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 3000 यूनिट्स। तो कैसे हम करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले आपने क्या किया, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी इसे होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया। दो होमोजीनियस ग्रुप हो गए, एक यूजी स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, एक पीजी स्टूडेंट का ग्रुप हो गया। आपने देखा भाई यूजी में 2000 स्टूडेंट है, पीजी में 1000 स्टूडेंट है, 1000। ठीक है। हाँ सर। तो अब जो रेशियो आप देख रहे हो यहाँ पे, रेशियो है N1:N2 का। दिस रेशियो इज 2:1। समझ में आया। हाँ सर। 2:1 का रेशियो है। हाँ क्यों। सर। तो N1 कितना होगा और N2 कितना होगा। N1 कितना हो जाएगा और N2 कितना हो जाएगा। N1 का मतलब है यूजी स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट आपने सेलेक्ट करने हैं, और N2 का मतलब है पीजी स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। आपको पता है भाई यूजी में 2000 स्टूडेंट है, पीजी में 1000 स्टूडेंट, 1000। और टोटल आपने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो क्या रेशियो आप हम्म। किस रेशियो में सेलेक्ट करोगे। रेशियो आपको मैंने बता दिया भाई, 2:1 का रेशियो है ना। जी सर। तो N1 क्या होगा, N2 कितना होगा। सॉरी। N1 तो सर हमारा 100 बट्टे 100/2000 हो जाएगा। नहीं। हाँ, 100/3000 हो जाएगा। और N2 जाएगा हमारा 100/1000। 100/2000, 100/1000। नहीं,
N1 बताना है ना, N1 एग्जैक्ट कितना होगा, कितना सैंपल लोगे आप। N1 यानी कितने यूजी स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे, कितने पीजी स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे। रेशियो है 2:1 का। हाँ। ठीक है। हाँ। तो देखो इसका मतलब है कि भाई 2:1 का रेशियो है। 2:1 का रेशियो मतलब हुआ भाई जो फर्स्ट ग्रुप है, यानी जो फर्स्ट यूजी ग्रुप है, यूजी ग्रुप में 2 आउट ऑफ 3 आप सेलेक्ट करोगे, और पीसी ग्रुप में 1 आउट ऑफ 3 आप सेलेक्ट करोगे। समझ में आया। सर थ्री, अच्छा ठीक है ठीक है। रेशियो 2:1 का है ना। हाँ तो 2+1 3 हो तो गया। इसका मतलब है 3 में से 2 तो यूजी में सेलेक्ट होंगे, हाँ। और 3 में से 1 पीजी में सेलेक्ट पीजी में। होगा। समझ में आ गया। हाँ। अब हाँ सपोज सर। आपने क्या किया, 100 यूनिट का सैंपल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो इसका मतलब है भाई 100 में से 2/3 ऑफ 100, 2/3 ऑफ 100, 100। और 1/3 ऑफ 100। ठीक है। तो 2/3 ऑफ 100 निकालोगे, 1/3 ऑफ 100 निकालोगे, तो N2 आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 33, और N1 आ हम्म। जाएगा 67। समझ में आया। हाँ सर। तो इसका मतलब है आपके पास अगर 3000 की पॉपुलेशन है, और 3000 में से फर्स्ट ग्रुप में 2000 यूनिट्स हैं, सेकंड में 1000 यूनिट्स हैं, तो फर्स्ट हाँ। फर्स्ट पॉपुलेशन, फर्स्ट सब पॉपुलेशन से अगर आपने 100 यूनिट का सैंपल लेना है, तो 67 यूनिट्स आप सेलेक्ट करोगे, और सेकंड सब पॉपुलेशन से 33 यूनिट्स सेलेक्ट करोगे। समझ में हाँ सर। आया। हाँ सर। मैंने क्या किया, सिंपली देखो, अब इधर ध्यान देना। मैंने सबसे पहले ये रेशियो निकाल लिया, N1/N, ये किया। हम्म। क्यों। हाँ सर। तो N1/N जब यहाँ पे निकालूंगा, तो ये आएगा 2000 अपॉन डिवाइडेड वन बाई थाउजेंड 3000। कैपिटल N 3000 है ना। अच्छा हाँ ठीक ठीक। तो ये आ गया 2/3। क्लियर। थ्री आ गया हाँ। अब जो भी सैंपल साइज मुझे लेना है, जैसे फर्स्ट ग्रुप से सैंपल साइज लेना है, तो मैंने क्या किया, 2/3 × 100, यही किया। 100। हाँ सर। तो ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, N1/कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई इंटू 100। स्मॉल एन, यही कर रहा हूँ। स्मॉल एन। हाँ सर। 2/3 तो N1/N है, 100 स्मॉल एन हाँ है। सर। तो ये बेसिकली स्मॉल क्या एन। हुआ, N1 = N1/N इंटू एन, हुआ कि नहीं हुआ। इंटू स्मॉल एन। हाँ सर। तो अब इसे अगर मैं जर्नलाइज वे में लिखूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Ni = एन कैपिटल वन एन आई अपॉन नहीं अपॉन कैपिटल एन कैपिटल एन इंटू इंटू स्मॉल एन। सैंपल साइज। समझ में आ गया। तो हाँ इस सर। फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सैंपल साइज डिटरमाइन कर सैंपल सकते हो, निकाल सकते सैंपल हैं। साइज। पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल सकते समझ में आ गया। हैं। हाँ सर। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में 200 यूनिट्स हैं। ठीक है। और ये पॉपुलेशन हाँ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है सपोज। सर। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ठीक है में ठीक। 100 यूनिट है, सेकेंड पार्ट में हाँ 60 यूनिट है, थर्ड में 40 यूनिट। 50। ठीक है। और आपने क्या हाँ करना है, 200 यूनिट्स में से सपोज 40 यूनिट का एक सैंपल कंसिडर करना है। 200 यूनिट में से ठीक। आपको कितने यूनिट लेने हैं सैंपल में, 40 यूनिट्स 40। लेने हैं। तो हर ग्रुप में सैंपल साइज क्या होगा, फर्स्ट हाँ सर। सैंपल साइज कितना होगा, N1 कितना होगा, सर N2 कितना 100। होगा, N3 100 कितना अपॉन होगा, टू। ये कैलकुलेट हाँ करके बताओ मुझे। सर 100/200 इंटू 40। 1/2 इंटू 40 220। पहला तो सर 20 होगा। N1। N2 आपका होगा 50/200 इंटू 40। 51/4 और 10। फर्स्ट तो सर आपका कितना हुआ था, 100/200 इंटू 40। 2/20
20 हो गया, और दूसरा था 50/200 × 40, 1/4, और ये 10। सर N1 आपका 20, N2 आपका 10, N3 आपका 10। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, चेक करो ऐसे ही होगा कैलकुलेशन। सर। सर देखिए, मैंने NI 100 लिया, आपने कहा था 200 की पॉपुलेशन है, हमने उनको 3 भाग में डिवाइड कर रखी है, 100 में, 50 में, और 50 में ना, 60, तो 60, 200 हो गया। 60 एंड 40। 60 और 40 था, ठीक ठीक, एक मिनट, हाँ सर, 60 और 40, 60 से 100, 6, 10, शुभम, आप 4। कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। शुभम, शुभम, आप कर रहे हैं, इसे नहीं कर रहे हैं? 60/100, 2 3 6, 2, 4 टाइम 4 3 12। हाँ सर, अब आ गया। सर N1 आएगा आपका 20, N2 आएगा हाँ, आपका 12, N3 आएगा 8। N3 आ गया 8। 8। समझ में आ गया किस तरह से अब सैम्पलिंग हमें करनी है? हाँ सर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, NI = कैपिटल एन आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एन, जहाँ पे कैपिटल एन तो टोटल पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। हाँ एन हाँ। आई हाँ सर। ये ith सब पॉपुलेशन का साइज होगा, एन हमारा सैंपल साइज होगा, और NI हमारा सब सैंपल का साइज होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। सर ये स्ट्रेटिफाइड पे यूज होगा ना? हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। ओके सर। तो जैसे ये था, ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन हाँ। में n यूनिट्स हैं। तो इसे आपने क्या किया है, 4 पॉपुलेशन में डिवाइड किया है। तो पहली पॉपुलेशन में सपोज, पहली सब पॉपुलेशन में सपोज N1 यूनिट्स हैं, सेकंड में N2 हैं, थर्ड में N3 हैं, फोर्थ में N4 है, N4। ठीक है। ठीक है। तो आपने क्या किया, ठीक है। N1 यूनिट्स में से स्मॉल N1 सेलेक्ट किया, N2 में से स्मॉल N2 सेलेक्ट किया, N3 में से स्मॉल N3 सेलेक्ट किया, और N4 में से स्मॉल N4 सेलेक्ट किया, N4 से ठीक। तो हाँ सर। ओवरऑल आपको n सेलेक्ट करना है। तो ये n तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 हो जाएगा। तो जैसे इस केस में देखा हमने, n कितना हो गया, 40 हो गया। समझ में आ गया? हम्म। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए, सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होगा, NI = कैपिटल NI अपॉन कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल n, ठीक स्मॉल है। है। तो अगर हाँ सर। आपको ये n पता है, N1 N2 N3 N4 ये पता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, और सैंपल साइज आपको देखना है कि सैंपल साइज कितना लेना है। तो आप इंडिविजुअल पॉपुलेशन से क्या, इंडिविजुअल सब पॉपुलेशन से क्या सैंपल साइज आपको लेना है, यानी N1 कितना होना चाहिए, स्मॉल N2 कितना होना चाहिए, स्मॉल N3 कितना होना चाहिए, और स्मॉल N4 कितना होना चाहिए, कितना ये इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते कैलकुलेट कर सकते? ठीक है। हैं। समझ में आ गया? दिस इज हाँ सर। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सर। तो समझ में आ गया क्या है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? जी सर। तो मोस्टली जो भी हम सर्वे करते हैं या जो भी स्टडी हम करते हैं, तो वहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस नहीं होती है। नहीं पॉपुलेशन होती। मोस्टली हेट्रोजीनियस होती है ज़्यादातर केसेस में। तो पहले हम क्या करते हैं, उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देन उन सब हम्म। ग्रुप में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करके अपना सैंपल बना लेते हैं। समझ बना में आ देते। गया क्या है हाँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग? जी सर। देन नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग पर्टिकुलर केसेस में ही हम यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन यूनिट्स में कोई पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न किस तरह का है भाई, एक इंटरवल के बाद यूनिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। जैसे इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं भाई, एक इंटरवल में इस तरह से हमारे पास सपोज पॉपुलेशन, तो हम देख रहे हैं भाई एक इंटरवल के बाद, जैसे ये इंटरवल है, ठीक है, ये कोई एक इंटरवल है, इस इंटरवल में यूनिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं।
बात रिपीट हो समझ रहा में है। आ रही है? इसी तरह से हाँ। यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे फिर से हमारी यूनिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं इस केस में, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी सर। तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो ये जो इंटरवल यहाँ पे आ रहा है, ये इंटरवल हम डिसाइड करते हैं। ये इंटरवल होता है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ठीक है? जैसे सपोज हम्म। आपके पास क्या है, 30 यूनिट है पॉपुलेशन में, सपोज 30 यूनिट है। ठीक? हाँ सर। और आपको सैंपल में क्या करना है, सपोज 6 यूनिट को सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं भाई, ठीक एक पैटर्न है सैंपल्स में, सिस्टमेटिक सैंपल हम इसे कहेंगे जहाँ पे पैटर्न आएगा। ठीक है? तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हमें यहाँ पे यूज करनी है, तो हम एक इंटरवल डिफाइन करेंगे के, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग इंटरवल। के इज नोन एज है। सैम्पलिंग इंटरवल। इंटरवल। तो ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5। क्लियर? हाँ सर। इतना समझ में आ गया? जी सर, के को क्या बोला आपने, सैम्पलिंग इंटरवल? सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक है? हाँ सर। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी 30 यूनिट हैं, इन 30 यूनिट में से किसी एक यूनिट को रेंडमली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? अब रैंडम सिलेक्शन कैसे करते हैं वो आपको पता है, लॉटरी मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है? सर मेरा एक इस क्वेश्चन है। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। सर हमें के क्यों निकालते हैं, के निकालने का क्या पर्पज है? हाँ, सैम्पलिंग इंटरवल हम निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक है, ये बेसिकली पैटर्न पे बेस्ड है, जहाँ पे यूनिट्स में क्या है, पैटर्न है। तो हमें यहाँ पे इंटरवल पता करना है ना, इंटरवल क्या होगा, क्या इंटरवल हम लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? तो ये इंटरवल अच्छा हमने जैसे यहाँ पे देखा भाई, 30 यूनिट है, 30 में से हमें सैंपल में 6 यूनिट सेलेक्ट करनी है, तो हमने देख लिया भाई, हम क्या करेंगे, 5 का इंटरवल लेके चलेंगे। ठीक? मतलब 5 टाइम्स वो रिपीट हो रही है? नहीं, 5 टाइम्स रिपीट नहीं हो रही है, 5 का इंटरवल लेके चलेंगे, समझ लो पहले इसे। ठीक है? अब आपने क्या हाँ किया, रैंडमली फर्स्ट यूनिट को सेलेक्ट किया। ठीक है? हाँ अब सर। वो फर्स्ट हाँ यूनिट क्या हो सकती है, 1 2 3 से लेके 30 तक कुछ भी हो सकती है। 30 हो सकती है। हो सकता है ना ऐसा? हाँ सर। तो सपोज आपने जो रैंडमली सेलेक्ट यूनिट सेलेक्ट की, वो सपोज थर्ड यूनिट सेलेक्ट हुई। समझ में आया? ठीक है सर। सपोज जो पहली यूनिट आपने रैंडमली सेलेक्ट करनी है, वो थर्ड यूनिट सेलेक्ट हुई। तो सैंपल में पहली यूनिट हो गई थर्ड, पहली यूनिट कौन सी सेलेक्ट हो गई, थर्ड यूनिट सेलेक्ट हो गई। क्लियर? हाँ सर। अब हमें पता है भाई इंटरवल क्या है, 5 यूनिट का है। इंटरवल 5 है। तो थर्ड के बाद हम कौन सी यूनिट सेलेक्ट करेंगे, एट्थ यूनिट सेलेक्ट करेंगे। 8 यूनिट। तो सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगी, एट्थ यूनिट हो 8। जाएगी। देन 13 यूनिट 13। सेलेक्ट करेंगे, 13, देन फिर 18। 18, देन फिर 23, 23। देन 28। फिर सर ज्यादा आ जाएगा। तो बन गया सैंपल। 23 5 28, हाँ सर, फिर 28। कितने यूनिट, कितनी लेनी थी, 6 लेनी थी ना। 6 लेनी थी सर, हाँ। तो 6 यूनिट आ गई, सैंपल में नहीं आई। आ गई सर। तो दिस इज आवर सिस्टमेटिक सैंपल एंड दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज सिस्टमेटिक सैंपलिंग। समझ में सैंपलिंग, आया? ओके सर। हाँ, मतलब 5 5 के इंटरवल में लेनी है ना वो? ठीक है हाँ, सर। 5 5 वो के इंटरवल पे लेनी है, के कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में 64 यूनिट्स हैं। हाँ। ठीक है? और आपको सैंपल में 8 यूनिट सेलेक्ट करनी है। अच्छा, तो अब 8 का इंटरवल आ गया। तो के कितना हो गया, एन बाई एन, दैट इज 8 का इंटरवल आ गया। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो फर्स्ट यूनिट तो आप रेंडमली सेलेक्ट करोगे, बाकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, प्री डिटर्मिनेट पैटर्न पे सेलेक्ट होते जाएंगे। समझ में आ ठीक है गया? सर। ठीक तो है ये सर। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आप तभी यूज करोगे जब पॉपुलेशन यूनिट्स में क्या होगा, एक डेफिनेट पैटर्न होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई पैटर्न आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे फॉरेस्ट में हम ट्रीज की बात करते हैं, ट्रीज को हमें एस्टिमेट करना है, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, हर 10वें ट्री को या हर 12वें ट्री को या हर 20वें पेड़ को हम सेलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है? हम्म। तो वहां पर भी हम्म। हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक सर। अब जो लास्ट है, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? ठीक? तो अभी देखो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हमने डिस्कस किया था ना।
हाँ सर। ये समझ में आ गया था अच्छे से? जी सर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है इसे डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स में होमोजेनियस डिवाइड में किया। फिर कन्वर्ट किया था, ठीक फिर है। हम क्या कर रहे हैं, हर ग्रुप से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। यही तो कर रहे हम्म। हैं। जी सर। जैसे फर्स्ट ग्रुप से N1 यूनिट सेलेक्ट की, सेकंड से N2 सेलेक्ट किया, थर्ड से N3 सेलेक्ट किया, फोर्थ से N4 सेलेक्ट किया। यही कर रहे थे। जी सर। अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करूंगा, क्लस्टर सैंपलिंग में जैसे मैंने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे 4 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। हम्म। तो इन 4 सब ग्रुप्स में कोई रैंडमली 2 सब ग्रुप मैंने पूरे के पूरे उठा लिए, पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लिए। समझ में आया? हम्म। दो ग्रुप कर लिए ना सिलेक्ट, ठीक है ठीक है। हाँ, पूरे के पूरे ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है सर। दिस इज नोन एज क्लस्टर सैंपलिंग। समझ में क्लस्टर। आया? ठीक है सर। हमने क्या किया, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लस्टर्स, इज हम्म। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। हम्म। जैसे इस केस में है, जो पॉपुलेशन है ये पूरी पॉपुलेशन है, इस पूरी पॉपुलेशन को हमने क्या किया है, 16 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक ठीक है। है सर। जैसे इसका एक एग्जांपल हम कंसिडर करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख रहे हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में तेरह हमने देखा डिस्ट्रिक्ट। भाई हमारे पास विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं या बहुत सारे ब्लॉक्स ठीक हैं। है सर। ठीक ठीक है है। सर। तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं रैंडमली उस डिस्ट्रिक्ट में जाके ब्लॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कर लिया, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही सेलेक्ट कर लिया। समझ में ठीक है आया? सर। हम्म। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, टोटल 16 क्लस्टर हैं। ये पॉपुलेशन है टोटल 16 सब पॉपुलेशन में डिवाइडेड है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से 3 क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए। 3 सब पॉपुलेशन सीधे सीधे सेलेक्ट कर ली। क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट सब पॉपुलेशन है इसमें N1 यूनिट्स हैं, इसमें N2 हैं, इसमें N3 हैं, इसी तरह से टोटल ये N16 है। एन क्लियर? 16 तक है। ठीक है सर। तो जो सैंपल साइज यहाँ पे आया, सैंपल साइज ये आया कैपिटल N4 प्लस N6 प्लस ये कौन सा है, N3 N4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 11। ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है 4 भाई 6 11। हाँ, फोर्थ क्लस्टर, सिक्स्थ क्लस्टर और 11th क्लस्टर को सेलेक्ट करने पे मुझे क्या मिल जा रहा है, अपना सैंपल साइज मिल जा रहा है। तो दिस इज हाँ। नोन एज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग। पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा सब पॉपुलेशन या पूरा का पूरा क्लस्टर हमने अपनी सैंपल में इंक्लूड कर लिया। सर तो समझ जो में ये आ गया? पॉपुलेशन है ना, हाँ, जो क्लस्टर में पॉपुलेशन है, ये हेट्रोजीनस है होमोजीनस है? ये क्लस्टर में जो पॉपुलेशन होंगी ये होमोजीनियस होंगी ना, ये तो सारी होमोजीनियस हैं। और ओवरऑल हाँ। पॉपुलेशन क्या होगी, हेट्रोजीनियस होगी। ठीक है। हेट्रोजीनस होगी, अच्छा ठीक है ठीक है। डिफरेंस समझो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में, बहुत बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर में से हम कुछ यूनिट्स हेट्रोजीनस को को, सेलेक्ट हाँ। कर रहे हैं, कुछ यूनिट हाँ। सेलेक्ट कर रहे हैं। जबकि कुछ क्लस्टर यूनिट। सैंपलिंग में पूरा का पूरा क्लस्टर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। पूरा यही तो पूरा कर रहे क्लस्टर। हम्म। हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में मैंने क्या किया, एक, दो, तीन, ये 3 यूनिट सेलेक्ट कर ली। हाँ। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में क्या किया, पूरा का पूरा पूरा ये ग्रुप ले पार्ट लिया। मैंने सेलेक्ट कर लिया। समझ में आ गया क्या ठीक है। डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में? ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो ये हाँ हो सर। गई। हाँ, तो ये हो गई हमारी सैम्पलिंग टेक्निक। तो मोस्टली हम यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो जो भी आप अच्छा। एनालिसिस करते हो, जो भी सर्वे आप करोगे, तो वहाँ पे मोस्टली आप क्या करोगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ही यूज कर रहे होगे। आपके पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, उसे आप डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर रहे होगे। डिवाइड करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो ये कुछ की ठीक। डेफिनेशन हमने बताई भाई, पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। तो यहाँ से 2 टर्म और निकल के आती हैं, एक होता है पैरामीटर, दूसरा होता है स्टैटिस्टिक। ठीक है। हम्म। तो पैरामीटर तो हो गया पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक, और स्टैटिस्टिक हम्म। हो गया सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक। सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है सर। समझ में आ गया? हम्म। देन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करेंगे। तो अब देखो हमने क्या किया, हम्म। ये हमारी पॉपुलेशन थी, इसमें से एक सैंपल हमने कंसिडर कर लिया। हम्म। ठीक है। अब जो पॉपुलेशन पैरामीटर हैं वो हमारे लिए क्या होंगे, अननोन होंगे। होगा अननोन ऐसा? होंगे। ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया होगा। जो पैरामीटर्स पॉपुलेशन अननोन, हाँ। पैरामीटर्स होंगे अननोन होंगे, एक।
हम्म। जैसे हम बात कर रहे हैं भाई कॉलेज में स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है, हमें नहीं हम्म। पता क्या है। ठीक है, नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे सैंपल के बेसिस पे एस्टिमेट करेंगे ना। हाँ। क्यों सैंपल, अब देखो जी सर। एवरेज हाइट की बात हो रही है, तो हमारे पास कॉलेज में क्या है, 3000 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने हम्म। सैंपल सेलेक्ट कर लिया 100 स्टूडेंट का, इन 100 सौ का स्टूडेंट की एवरेज हाइट कैलकुलेट कर ली, तो इसके कैलकुलेट बेसिस थी पे और हम उसी बता को सकते हैं पॉपुलेशन भाई की एवरेज कॉलेज हाइट में। मान ली। हाँ ठीक है, तो दिस इज नोन हाँ। एज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। समझ इन्फ्लुएंसर, में आ गया ठीक क्या ठीक है? ठीक। जी सर। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो पार्ट आ जाएंगे, पहला आएगा एस्टिमेशन, दूसरा आएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशन में हम्म। हम क्या करेंगे, जैसे पॉपुलेशन मीन है, जैसे स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसे क्या कर हम्म। सकते हैं, सैंपल के बेसिस पे एस्टिमेट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, दैट इज द एस्टिमेट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट। एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आया? जैसे हमारे पास 3000 स्टूडेंट्स हैं और हमने हम्म। सैंपल में 100 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, तो इनकी इन 100 हम्म। स्टूडेंट की एवरेज हाइट सपोज क्या आ गई, 160 सेंटीमीटर आ गई। सो 160 दिस सेंटीमीटर, 160 ठीक है। सेंटीमीटर इज द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। क्लियर? हम्म। दिस 160 सेंटीमीटर इज द एस्टिमेट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ टोटल स्टूडेंट। हम्म। समझ में आ गया? हाँ सर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एस्टिमेशन। अब हाइपोथेसिस हम्म। टेस्टिंग क्या है? ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम्म। में भाई जो सैंपल से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं और इसे पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट्स रिलायबल हैं या नहीं है। क्योंकि जब हम इन्फेरेंस की बात कर रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं ना, पॉपुलेशन हमारे पास है, पॉपुलेशन से हमने हम्म। क्या किया, सैंपल ले सैंपल लिया, इस निकाला। सैंपल के एनालिसिस हम्म। के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट्स को जनरलाइज कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे होंगी ना, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, हम्म। तो ये हम्म। डिफरेंसेस सैंपल की वजह से हैं या एक्चुअल में ये डिफरेंसेस होते हैं, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। करते हैं। समझ अच्छा। में आ गया? ठीक है। तो ये क्या होता डिफरेंसेस है को डिटेक्ट करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज होती है मतलब। हाँ, डिफरेंसेस वो एक्चुअल में है या वो सिर्फ सैम्पलिंग की वजह से आ रहे हैं। सैम्पलिंग की वजह से, अच्छा। ठीक ठीक। है, तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। यूज करते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। तो ये तो था इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये डेटा टाइप्स तो शायद मैंने आपको बताया होगा, दो तरह के डेटा, टाइम सीरीज डेटा होता है और क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। ठीक है, ये लेवल्स भी मैंने हाँ। आपको बताए हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है और सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। क्लियर? हम्म। तो अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एस्टिमेशन क्या होता है और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हम